प्रिय छात्र छात्राओं, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा जो हमने पिछले वीडियो देखे हैं, पढ़े हैं, उनकी जो समग्र जो सभ्यता और संस्कृति है, यानी मौर्य काल के बाद शुंग काल, जिनका समय आपको पता ही है कि अशोक के जो उत्तराधिकारी थे, अशोक का जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य, 184 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश के बाद कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश, सातवाहन, शक, फिर बाद में हम पढ़ते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश में कुजुल कड़फिसेज, विम कड़फिसेज और सम्राट कनिष्क और कनिष्क के उत्तराधिकारी। यानी कि जब हम बात करते हैं उस समय की, जो इतिहास की दृष्टि से, आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो बीच का चैप्टर है, राजनीतिक इतिहास, शासकों की उपलब्धियां, साम्राज्य विस्तार, उनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं, गतिविधियां मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो वो जो समय था मौर्य काल और गुप्त साम्राज्य के बीच में, हम मोटे तौर से बात करते हैं द्वितीय सदी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी सदी ईसवी सन के मध्य की, यानी 200 ईसा पूर्व, लगभग 200 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी के मध्य जो समय है, उसके मध्य में, जिसको आप मौर्योत्तर काल कह सकते हैं, जिसको आप प्री-गुप्त युग भी कह सकते हैं, यानी गुप्त काल से पहले का समय। तो इस 400-500 साल के जो इतिहास की बात करते हैं हम, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य की, इस दरमियान भारतीय इतिहास में समाज, राजनीति, धर्म, कला, साहित्य, संस्कृति के विभिन्न आयाम जो हैं, उनकी हम इस वीडियो में विचार करेंगे, चर्चा करेंगे कि सामाजिक स्थिति कैसी थी, कि राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो शुंग, सातवाहन, कुषाण युग लगभग 5 शताब्दियों, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, 200 ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी यानी 300 ईस्वी के मध्य का जो समय है, भारतीय इतिहास संस्कृति के क्षेत्रों में अनेक कारणों से विशिष्ट है। इस अंतराल में देश में विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम है, वो ऐसे दिखाई देते हैं, बहुआयामी जो चित्र होता है, बहुचित्रदर्शी, उसी तरह के हमें दिखाई देते हैं। पश्चिमोत्तर भारत विदेशी शक्तियों, जिनमें इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, शक, सत्रप, कुषाण, उनकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की जो क्रीड़ा स्थली बना हुआ था, क्षेत्र बना हुआ था भारत, पारस्परिक संघर्ष जो थे, जिनके कारण
अन्य राज्यों का जो आधार था, जो साम्राज्य विस्तार था, वो संकुचित होता जा रहा था। दूसरी ओर स्थानीय शक्तियों के रूप में शुंग एवं सातवाहनों ने क्रमशः, शुंगों ने उत्तर पूर्व, सातवाहनों ने यहीं से पीछे खिसक गए, फिर दक्षिण में अपनी राज्य स्थापित किए, और कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन राजनीतिक स्थिरता प्रदान की, बल्कि अपने राज्य के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में भी योगदान दिया। विदेशी शक्तियों का भारत में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित होने के साथ ही नवीन विचारों, परंपराओं का भारत में आगमन हुआ। भारत में इस वैदेशिक वैचारिक प्रवर्धन की जो प्रतिक्रिया अनेक रूपों में व्यक्त हुई। नई परंपराओं का भारतीय बुद्धिजीवी या भारतीय लोगों ने उसका स्वागत किया। उनके प्रभाव को चुनौती मानकर रूढ़िवादिता की तरह उसको रोकने का भी प्रयास किया, यानी वहाँ भी मजबूती दिखाई। लेकिन जब साम्राज्य प्रवृत्ति सामंजस्य एवं समन्वयकरण की रही, यानी कुल मिला के जो बाहरी प्रभाव तत्व उनका स्थानीय तत्वों के साथ संस्कृति, धर्म, समाज, विभिन्न क्षेत्रों में जो संपर्क हुआ, उसके परिणाम स्वरूप रूढ़िवादिता भी सामने आई, परिवर्तनशीलता की जो बात है वो भी सामने आई। लेकिन अंततः इनका जो निष्कर्ष रूप ये निकला कि समन्वय, आत्मसात, सामंजस्य की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। इसके कारण परिणाम स्वरूप धर्म, कला, साहित्य में नए तत्वों और विचारों का प्रचुर उन्मेष हमें दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति के उदार गर्भ में विदेशी जातियां क्रमशः अपनी परंपराओं के स्वस्थ स्वीकरण और अपनी अस्मिता के विलोप के कारण समाहित हो गई। तो हम सबसे पहले जिस विषय पर बात करेंगे, जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, वो है द्वितीय सदी ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के मध्य सामाजिक जीवन की। मौर्योत्तर युग के सामाजिक जीवन में अनेक कारणों से चुनौती एवं विक्षोभ की स्थिति हमें दिखाई देती है। और एक तो समस्या यह थी कि विदेशी जातियों के पारस्परिक चातुर्वर्ण व्यवस्था में, यानी जो 4 वर्णों की जो व्यवस्था थी, उन विदेशी जातियों को उस व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार समायोजित किया जाए, क्योंकि वो भारत के विभिन्न भागों में उन्होंने राज्य स्थापित किया, स्थानीय रूप से बस गए। तो ये समस्या हुई कि उन विदेशी जातियों को इस चतुर्वर्ण यानी 4 वर्णों की जो व्यवस्था है थी, उसमें किस तरह समायोजित किया जाए। दूसरी कि इस काल में जो विभिन्न शिल्प, कला, उद्योग धंधे और जो व्यापार वाणिज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई, उनमें विभिन्न शिल्पियों, उद्यमियों, व्यवसायियों को जन्म दिया, जिन्होंने अपनी अपनी श्रेणियां बनाकर, संगठन बनाकर नवीन जातियों का रूप ग्रहण किया। तीसरा, इस काल के में आप जानते हैं कि एक तो विदेशी जो जातियां थी बड़े पैमाने पर भारत में आई, बसी, भारतीय सभ्यता संस्कृति के विभिन्न तत्वों को आत्मसात किया। दूसरा, जो आर्थिक विकास हुआ व्यापार वाणिज्य के कारण है, उसके परिणाम स्वरूप जो लोगों का जीवन कुछ संपन्न हुआ, उसके परिणाम स्वरूप कि समाज में अंतर्वर्ण और अंतरजातीय विवाह बड़ी संख्या में हुए। तो अब उनके विवाह के परिणाम स्वरूप जो संतान उत्पन्न विवाह हुए विभिन्न जातियों में, विभिन्न वर्णों में, तो उनके विवाह के परिणाम स्वरूप जो संतान उत्पन्न हुई वो वर्ण संकर जातियों के रूप में, वर्ण संकरता के रूप में विभिन्न जातियों की उत्पत्ति हुई। इस समय का हिंदू समाज जातियों और उपजातियों का एक संगम स्थल हमें दिखाई देने लगता है। शुंग सातवाहन काल के सामाजिक जीवन की हमें जो जानकारी की अगर अपन बात करें कि इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है,
तो इनकी जानकारी हमें समकालीन जो साहित्य है उसमें आपस्तंभ सूत्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पतंजलि का महाभाष्य, बौद्ध जैन साहित्य तथा उस समय के अनेक जो अभिलेख है मिलते हैं, उनमें हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय द्वितीय सदी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी सदी ईस्वी के मध्य का समाज किस प्रकार का था। हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण आदि विदेशी जातियों को भारतीय जो चार वर्ण थे चतुर्वर्ण व्यवस्था में क्या स्थान मिला, अगर इसकी प्रश्न की हम विवेचना करते हैं तो यह प्रश्न विवादास्पद है। तथापि यह जान पड़ता है कि उन्होंने जो विदेशी जातियां थी उनको क्षत्रिय वर्ग में समाहित कर लिया गया। मनुस्मृति के बाद में हम जिस ग्रंथ की बात करते हैं वो जो मिरासी लिखते हैं कि मनु के उक्त कथनों के एक बार मान लेने पर हम मानते हैं कि जैसे ब्राह्मण जाति है, गौतमी पुत्र सातकर्णी था, उसने शक, शत्रप, रुद्रदामन की कन्या के साथ अपने पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का विवाह किया था। आंध्र के अनेक स्रोत यज्ञ करने वाले इक्ष्वाकु वंशीय शांत कुल ने अपने पुत्र माठी पुत्र वीर पुरुष दत्त का विवाह उज्जैनी के शक महाराज की कन्या रुद्र भट्टारिका से किया था। चार वर्णों की जो व्यवस्था है उनमें ब्राह्मणों के सर्वोच्च स्थान की परिपुष्टि की गई है। उसके बाद पूर्वापर क्रम में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शामिल थे। मनुस्मृति में ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता एवं प्रधानता के बारे में स्पष्ट कथन मिलते हैं, लेकिन समकालीन जो बौद्ध ग्रंथ हैं जिनमें ललित विस्तार, निदान, कथा में अनेक स्थलों पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कर मानकर उनको चातुर्वर्ण व्यवस्था में सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। यानी वहाँ पर हमें जो ब्राह्मण क्षत्रिय के जो संघर्ष की, उनके प्रतिस्पर्धा की बात हमें दिखाई देती है। इस काल में नई जातियों, उपजातियों, मिश्रित जातियों की बहुलता बढ़ी। मनुस्मृति में इस जाति बहुल्य का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मनु के अनुसार जातियों में वृद्धि के कारण है प्रमाद, दूसरे वर्णों के अनुसरण, अनुलोम प्रतिलोम विवाह के कारण है जो वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति, अंतर जाति विवाहों के परिणाम स्वरूप मिश्रित जातियों की उत्पत्ति। मनु ने अम्बस्ट, निषाद, उग्र जातियों का अनुलोम विवाह से उत्पन्न जातियों में तथा आयोग, शत, चांडाल, मागध, वैदिक आदि जातियों को प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न माना है। मनुओं ने प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतानों ऐसे व्यक्ति को जो धार्मिक कर्तव्यों का पालन न करने के कारण यही न उन्हें व्रात्य से तात्पर्य होता है जो त्याग दे, किसी चीज को त्याग दे, जो उससे वंचित हो जाए, उससे अलग हो जाए। इस प्रकार शंकर एवं व्रात्य ने इन दो सिद्धांतों के आधार मनु से सभी मिश्रित जातियों सामाजिक इकाइयों की उत्पत्ति को व्याख्यायित कर दिया है। चातुर्वर्ण व्यवस्था के साथ साथ हिंदू धर्म में चतुराश्रम व्यवस्था के भी महत्व बना रहा। आपस्तंभ धर्म सूत्र, मनुस्मृति आदि में चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि के कर्तव्यों, उनके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। मनु ने गृहस्थाश्रम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है। सातवाहन अभिलेखों में संयुक्त परिवार पद्धति के प्रचलन के हमें संकेत दिखाई देते हैं कि अभी भी जो संयुक्त परिवार थे वो प्रचलित थे। अनेक अभिलेखों में परिवार के प्रमुख का दावा के रूप में उल्लेख करते हुए यह भी कहा गया है कि उस दान का पुण्य दाता के भाई बहनों, पुत्र पुत्रियों आदि को प्राप्त हो। स्त्रियों की स्थिति कतिपय अपवादों एवं अपमानजनक धर्मशास्त्रीय अहर्ताओं को छोड़कर सामान्यतः सम्मानजनक जान पड़ती है। सातवाहन नरेशों के नाम मात्र प्रधान है, गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र आदि। सातवाहन रानी नागनिका ने अपने पुत्र को अल्पव्यस्तता के दौरान राज कार्य संभाला था, यानी शासन किया था। इस काल में भी शिक्षित एवं विदुषी स्त्रियों के उल्लेख हमें मिलते हैं। पतंजलि के मीमांसा दर्शन के अध्ययन में दीक्षित स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। कुछ स्त्रियां युद्ध कला की भी शिक्षा ग्रहण करती थी। भरभूत स्तूप
के अंकनों में एक स्त्री को पूर्ण सुसज्जित घोड़े की पीठ पर बैठे हुए तथा दंड हाथ में लिए दिखाया गया है। पतंजलि ने एक भाला धारणी स्त्री शाक्ति की उल्लेख किया है। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि अमरावती स्तूप के कुछ शिल्पांकनों में स्त्रियों को खुले वस्त्र से सभागृह में वाद विवाद में भाग लेते हुए एवं सार्वजनिक चैत्य गृहों में पूजा करते हुए दिखाया गया है। सांची, भरहूत, अमरावती अन्य क्षेत्रों में समकालीन जो अलंकरण हमें प्राप्त जो झांकी मिलती है, सामान्य जन सुखी था, समृद्ध था, जीवन के उनका जीवन जो उल्लासित संपन्न दिखाई देता है। कुमार स्वामी के अनुसार इन अंकनों का मुख्य प्रयोजन न आध्यात्मिक न नीतिपरक है, बल्कि ये मानव केंद्रित हैं। इनमें विलासिता है, सुख चित्रण है। समकालीन साहित्य में भी इस काल के नागरिक जीवन की सुख समृद्धि, गीत संगीत, नृत्य, लौकिक मोद, मनोविनोद के स्पंदनों से युक्त समाज उत्सवों की लोकप्रियता के उल्लेख मिलते हैं। मृच्छकटिक में इंद्र ध्वज महोत्सव का उल्लेख है जो सातवाहन काल में प्रचलित था। इस अवसर पर नृत्य, गीत, वाद्य आदि मनोरंजन के कार्यक्रम होते थे। इस काल में प्रचलित मदनोन्मत्त मृच्छकटिक में फाल्गोत्सव के उल्लेख भी मिलते हैं। भवभूति के मालती माधव से ज्ञात होता है कि जो मदनोत्सव होता था, जो चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी को होता था, का सारा प्रबंध संबंधित नगरों की स्त्रियों द्वारा ही किया जाता था। इस अवसर पर नगर के बाहर उद्यान में मदन की मूर्ति की पूजा की जाती थी एवं नृत्यागन युक्त मेलों का आयोजन किया जाता था। हम बात करते हैं अब विदेशियों का भारतीयकरण। इसे भारतीय संस्कृति की चमत्कारिक शक्ति ही कहा जाएगा। माना जाना चाहिए मौर्योत्तर काल के दौरान भारत में आक्रांता, बर्बरता के रूप में जो विदेशी साम्राज्य निर्माता आए, वो विदेशी जातियों में यवन, शक, पहलव, कुषाण, हूण धीरे धीरे भारतीय संस्कृति के रंग में घुल मिल गए। आर के मुखर्जी के शब्दों में इन विदेशी तत्वों का हिंदू समाज में अनुक्रमिक विलयन या समावेशन हम इस काल के सर्वाधिक प्रभावशाली विशेषताओं में है और इस काल के हिंदुओं की सार्वभौमिक की उदार मना प्रवृत्ति का भी प्रमाण है। न केवल सुसभ्य यूनानी एवं पार्थियन लोग बल्कि मध्य एशिया की बर्बर जातियों के लोग जो भारत में विजेता के रूप में आए, उन्होंने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को अंगीकार कर लिया और हिंदू समाज में इतनी पूर्णता से समाविष्ट हो गए कि उनकी व्यक्तिगता या स्वतंत्र अस्मिता का कोई निशान नहीं बचा। हिंद यूनानी शासक मिनेंडर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। नासिक, कार्ले एवं जुन्नार के गुहा लेखों में जो यूनानियों द्वारा बौद्ध संघों को दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह जो यूनानी शक, पहलव, कुषाण आदि जो विदेशी जातियां भारत में आई, उनका किस तरह से जो स्वतंत्र अस्तित्व था वो लगभग मिट गया और उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज आदि के साथ अपने आप को आत्मसात कर लिया, सम्मिलित कर लिया, अंगीकृत कर लिया। जैसे तक्षशिला का यवन हेलियोडोरस भागवत धर्म का अनुयायी बन गया और उसने बेसनगर जो भीलसा उसका गरुड़ स्तंभ लेके स्थापित करवाया। उसने वासुदेव के सम्मान में इस गरुड़ ध्वज का निर्माण कराया था। तो आप इसे देख सकते हैं कि उन्होंने कितना भारतीयकरण हुआ, उन्होंने किस तरह भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, मान्यता, परंपरा, रीति रिवाज आदि के साथ अपने आप को आत्मसात कर लिया। यूनानी सिक्कों पर भी भारतीय देवी देवताओं के अंकन मिलते हैं। उपयुक्त उदाहरण भारतीय धर्म संस्कृति के प्रति यूनानियों के अंतरंग अभिरुचि के भी प्रमाण हैं और
इस बात का संकेत है कि वे भारतीयकरण की ओर अग्रसर हो रहे थे। यूनानियों की बातें शक, पहला कुषाण भारतीय संस्कृति के रंग में रंग गए। शक क्षत्रपों ने तो संस्कृत भाषा को बड़ा संरक्षण दिया, जबकि एक भी सातवाहन राजा का लेख संस्कृत में नहीं मिलता है। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख तो अलंकार निष्ठ एवं समासार प्रचुर सुंदर संस्कृत में लिखा हुआ है। इससे यह उल्लेख है कि रुद्रदामन ने स्वयं भी गद्य एवं पद्य काव्य रचे थे। पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों ने तो भारतीय नाम ही ग्रहण कर लिया था। जयदामन, रुद्रदामन, जीवदामन, रुद्रसिंह, विश्वसेन, वृत्रदामन, यशोधर्मन आदि। कारमर्दक के वंश के 1755 एवं उसके उत्तराधिकारियों के सिक्कों पर भी ब्राह्मी लिपि में लेख लिखे हुए मिलते हैं। शक क्षत्रपों ने भारतीय नरसियों को वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। कुषाण जाति के लोग यद्यपि चीन के कांसु प्रांत की बर्बर जाति यूची के ही वंशज थे, लेकिन भारतीयकरण की ओर तेजी से अग्रसर हुए। कुजुल कटपिसेज बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उससे प्रभावित था। भीम कटपिसेज शैव धर्म से संबंधित था, उसका अनुयायी था। और कनिष्क तो पूरी तरह से बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित रहा और उसके प्रचार प्रसार के लिए उसने अपना राज्य के संसाधन लगा दिए और उसके प्रति समर्पित रहा। जैसे भारतीय धर्मों की भी महत्वपूर्ण भूमिका जान पड़ती है कि भारतीय में जो आए विदेशी, उनका जो भारतीयकरण हुआ उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका थी। या शैव धर्म, बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म, इन धर्मों ने आचार्यों की तेजस्विता, प्रभाविता से में सभ्य असभ्य दोनों प्रकार के विदेशी जातियों के लोगों को नतमस्तक कर दिया और उन लोगों ने धर्म के मार्ग से प्रवेश करते हुए भारतीय समाज और संस्कृति में एकाकार हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी जो हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में पढ़ते हैं कि आत्मसात जो समन्वयकारी जो भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता रही है, उसके तहत ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति ने जो बाहरी जो लोग थे, जो विदेशी परंपराओं, शब्द, विचारों, दृष्टिकोणों से प्रभावित थे, उनको भी पूरी तरह से आत्मसात करके उन्होंने अपने आप को भारतीय सभ्यता और संस्कृति में समायोजित कर लिया, एकीकरण कर लिया। धन्यवाद।